आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कई बार आप लोग कहते हैं कि पंडित जी कुंडली तो बड़ी अच्छी मिली है। मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कुछ दिन पहले, जहां आप लोग जाकर के उसे देख लेना, जहां मैंने एक उदाहरण में ये बात कही थी कि 28 अंक से कुंडली मिली थी, पर फिर भी विवाह 2 साल से ज़्यादा चला नहीं था, वो विवाह टूट गया था। पर कई बार होता है जहां हम ये देख लेते हैं खाली कि कुंडली में अंक कितने मिले हैं, गढ़ भकुट नाड़ी वगैरह और ग्रह मैत्री वगैरह मिला लिया, विवाह मिल गया। और पंडित जी तो लड्डुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। पंडित जी तो तुरंत ही खुशखबरी, हाँ जी बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कुंडली को मिलाने से पहले ग्रह और भावों का मिलाना आवश्यक होता है। नवमांस कुंडली को जब तक अच्छे तरीके से टटोल ना लो तो जल्दबाजी में कभी भी निर्णय ना लो। मैंने ये बात कई बार कही है, आज फिर से दोहराऊंगा। 5 कुंडली देखता हूं, 3 कुंडली इस समस्या को लेकर के आती है, पंडित जी विवाह नहीं चल रहा है, और 2 कुंडली कैरियर को लेकर के आती है क्योंकि रोजगार की समस्या है। तो विवाह निस्संदेह प्रेम विवाह और जो मेल मिलाप करके विवाह होते हैं, उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। पर यह बात बहुत ही आवश्यक है कि आप कुंडली जब मिलाने जा रहे हो तो उसमें अंक को ही खाली ना देख करके ग्रह और भावों को जरूर देखना चाहिए। आपके सामने उपस्थित हूं 2 नवांश लेकर के। ये जातक का नवांश है और ये जातिका का नवांश है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा, पर एक बात बड़ी अच्छी कहूंगा। आज मेरे एक नियमित दर्शक हैं, नाम है उनका अनिरुद्ध वत्स। उन्होंने फोन किया था कि बड़ी अच्छी खबर है, कुछ उन्होंने खुशखबरी भी सुनी, पर एक बात भी बोल दी वो कि भैया आप पहले की तरह आप यूट्यूब के कमेंट का जवाब नहीं देते हो। मैंने कहा देखो एक बात है, होता क्या है कि इस पर एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक लड़का था, उसका नाम था पवन, और उसके छोटे भाई का नाम था महेश। पवन जो था वो लंगड़ा था, मतलब वो पैर से थोड़ा विकलांग था, पर उसका जो छोटा भाई था वो हर बार उसको लंगड़ा कहकर ही बुलाता था। अरे लंगड़ा इधर सुन, उसको हर बार वो वही लंगड़ा ही बुलाता था, उसके अपने बड़े भाई को। लेकिन वही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई बोल देता था तो उसको वो मारने पे उतारू हो जाता था। मतलब उसका क्या था, मेरा भाई है, मैं इसको कहूंगा पर दूसरा नहीं कह सकता। वही बात है, आप मेरे अपने हो, मैं ये काम किसी दूसरे को नहीं थोप सकता और ना वो उसे करने दूंगा, क्योंकि मेरे दर्शक मुझे क्या बोल रहे हैं ये मैं सुनूंगा और मैं जानूंगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। और उसको देखने का अधिकार भी सिर्फ मेरा है, उसको जवाब भी मैं ही दूंगा। मैं जिस दिन फ्री होता हूं आपको उत्तर देता हूं, जिस दिन नहीं होता उस दिन नहीं देता। अभी 3 से 4 दिन से बुखार से पीड़ित हूं, सर्दी और जुकाम लगी है, तो उत्तर नहीं दे पा रहा। जब फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल दे दूंगा। जब मुझे लगता है कि यही उत्तर सबको देना है तो वही पेस्ट कर देता हूं। जब मुझे लगता है कि जय श्री कृष्ण लिखना है तो वही लिख देता हूं। इस वजह से आप ये ना सोचा करो कि आपको आपके कमेंट का और प्रतिक्रिया का उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो। अगर आप लिखोगे तो मैं देख तो लूंगा कि हाँ व्यक्ति ने लिखे हैं, ऐसे मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन है कौन नहीं है, किसने दरवाजा खटखटाया किसने नहीं खटखटाया। बस ये बात है। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूँ। परसों दिन के कार्यक्रम में मैंने जो राजनीति में योग सफल होने के बताए थे, उसमें से एक मैंने तीसरे नंबर का सूत्र बताया था, जिसमें शुक्र को लग्न में बिठाया था और बुध को यहाँ से दिखाया था सप्तम भाव से। पर उसमें एक दर्शक थे अमित जी, उन्होंने मुझे बड़ी गालियाँ दे दी वहाँ पे बैठ करके कि ज्योतिष ही नहीं आती है तो क्यों ज्योतिष पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, पैसे कमाना सही है पर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ, और भी कुछ लिखा था उन्होंने। पर उस पर जो है वो एक दर्शक हैं पाटनी करके हैं, सुमित पाटनी, अमित पाटनी सुमित करके हैं। तो उन्होंने एक बात का वहाँ पे जाकर के वो बात करी, ऐसे नहीं बात करते हैं, जवान सवाल के बाद पूरा ऐसे कुछ करके लिखा था उन्होंने, पर मैंने वो हटा दिया। ऐसा नहीं था, मेरे वहाँ पे कहने का मतलब ये था कि किसी शुभ ग्रह से देखे जा रहे हैं, और वो चार्ट दरअसल सिर्फ लग्न में ही नहीं, आप अगर नौमांस में भी वो बात बने तो देख सकते हो, दशमांश कुंडली में भी अगर वो बात बने तो बिल्कुल देख सकते हो। ग्रह योग बना रहे हैं
पर कोई आवश्यक नहीं कि लग्न कुंडली अगर कमजोर है तो वो बात नवमांश में घटित नहीं होगी और दशमांश में घटित नहीं होगी। ये बात भी अलग बात है, मैंने उस कार्यक्रम में ये बात नहीं कही थी या कही थी याद तो नहीं है, लेकिन हाँ वो शुक्र और बुध नवमांश में तो एक दूसरे को देख सकते हैं, दशमांश कुंडली कर्म कुंडली होती है वहां तो देख सकते हैं, पर इसके वजह से किसी को आप अभद्रता से ऐसे बोलो, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर मैं अपने ही बारे में अगर बात कहूं तो मैं सबसे ज्यादा ऐसा मतलब मुझे लगता है कि मैंने कार्यक्रम ऐसे बनाए हैं जो नवमांश से सबसे ज्यादा कार्यक्रम बनाए और सूत्र अलग तरह के कई तरह के दिए, लेकिन इस तरीके से कि आप किसी के बाल की खाल को उखाड़ो तो ये ठीक नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं। अमित जी क्या कहूं, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा था कि ये नवमांश कुंडली जातक की है और ये जातिका की नवमांश कुंडली है। क्लियर है? इसमें मैंने सिर्फ वही ग्रह बिठा रखे हैं जो आवश्यक है। क्लियर है? नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को देखिए, यहां 7 नंबर की राशि बने, ध्यान से समझना, इधर उधर की बात ना करना। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र। ये लड़के की कुंडली के नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को देख लिया। क्लियर है? अब यहां के अधिपति शुक्र को लड़की की कुंडली के नवमांश में देखना है, यहां के अधिपति को लड़की की कुंडली के नवमांश में देखना है। अब ये रही लड़की की कुंडली, यहां शुक्र यहां के अधिपति हैं, वो लड़की की कुंडली में कहां बैठे, वो उच्च के हुए हैं और अष्टम में बैठे हैं। उच्च का ग्रह अष्टम में बैठा है, व्यवस्थित कहा जाएगा, वो कमजोर नहीं है। ये एक बार में देख लिया कि यहां का अधिपति लड़की की कुंडली में, जातिका की कुंडली में उच्च के बैठे, ये अच्छी बात है। और वो उच्च के बैठे हैं और उच्च के ही बुद्ध से देखे भी जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। यानी कि ये दाम्पत्य अच्छा हो सकता है, लड़के का दाम्पत्य अच्छा है, क्योंकि वही ग्रह नवमांश कुंडली में जो जातिका की कुंडली का नवमांश का होता है वहां पे उच्च का बैठ रहा है। अब लड़की के कुंडली के नवमांश को देखिए, यहां पे सप्तम भाव के अधिपति को देखिए, शनि को। नवमांश कुंडली जो लड़की की कुंडली है, यहां पे सप्तम भाव के अधिपति शनि बनते हैं। अब इस शनि को लड़के की कुंडली के नवमांश में देखना है, वो शनि उच्च के बैठे। पर आप कहोगे कि पंडित जी वो तो राहु से बैठा है, पंडित जी वो तो गुरु राहु और केतु के प्रभाव में है, और पंडित जी पता नहीं क्या क्या इसमें दिख रहा है, शनि राहु तो सप्तम में बैठा। ऐसा नहीं है, गुरु से दृष्ट होने के कारण और मेष लग्न की कुंडली में भाग्येश बनते हैं, पर हम अगर 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि वो कहां के अधिपति है, वो गुरु से दृष्ट होने के कारण जो यहां पे शनि और राहु का दोष था वो खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का मिलान करते हैं। अगर अंक थोड़े कम मिल रहे हो, ये कुंडली अगर मिली है तो बहुत कम अंकों की मिली है, लेकिन अगर अंक थोड़े कम मिल रहे हो और भाव अच्छे मिल रही हो ना, तो विवाह में लड्डू बांटे जा सकते हैं। और पंडित जी को और किसी भी ज्योतिषियों को इसमें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखना, आपके हाँ या ना का निर्णय कई बार व्यक्ति को हाँ या ना करवाता रहेगा। छोड़ दूं, हाँ, ना छोड़ूं, नहीं, छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं। और ये चरपराहट कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, चटपट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद की पश्चाताप की स्थिति सिर्फ पति और पत्नी को ही भुगतने पड़ते हैं। कुंडली में अंक मिलान से ज्यादा भाव मिलान जरूरी है। कुंडली में अंक मिलान से ज्यादा भाव मिलान जरूरी है, जरूरी है। सिर्फ अंक मिलान धोखा दे सकता है। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? योग में स्थित होना है या फिर परमात्मा में अपने आप को लीन रखना है। तो वस्तुतः आप सिर्फ विचारों से ही और अपने प्रत्येक प्रकार की गतिविधि से हर पल को परमात्मा के बंधन से जोड़ दो। हर बार अपने आप को बस जुड़ा हुआ महसूस कर लो और उसको हमेशा ही अनुभव करता रहे व्यक्ति, तो निस्संदेह वो योगारूढ़ हो जाता है और प्रत्येक प्रकार की स्थिति में जो समता का भाव होना चाहिए वो धीरे धीरे अपने आप विकसित होने लगता है। परमात्मा का निरंतर चिंतन, उसका स्मरण, उसका ध्यान और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना, हर बार आपने जो दिया है ना, बहुत बड़ी बात दी है। मैं तो इतने के योग्य ही नहीं था, ये तो आपकी कितनी बड़ी महती कृपा है कि आपने मुझे ये दे डाला, मैं तो इसके योग्य था ही नहीं। बस इतने से मन के भाव ऐसे विकसित करते हुए अपने आप को रख लो,
तो आनंद आ जाए। वस्तुतः बस यही बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है। जहां भी रहें सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में और आनंद के सागर में हिलोरे लेते रहो। और बहुत ज़्यादा किसी से मतलब ना रखो जो द्वेष से युक्त हो, और प्रायः अपने आप को हमेशा ही संतुलित करते हुए चलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।